जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक बहुत ही होशियार साइंटिस्ट थे। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। वो थियोरेटिकल फिजिक्स में माहिर थे। उनके काम ने विज्ञान की दुनिया में नए आयाम स्थापित किए। दूसरे विश्व युद्ध में उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। यह प्रोजेक्ट विज्ञान और युद्ध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह एक सीक्रेट अमेरिकन प्रोजेक्ट था जिसका मकसद था दुनिया का पहला एटम बम बनाना। इस प्रोजेक्ट ने विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाया। ओपेनहाइमर के नेतृत्व और ज्ञान की वजह से यह प्रोजेक्ट कामयाब हुआ। उनकी टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस लैब में बहुत से टैलेंटेड साइंटिस्ट की टीम को लीड किया। यह टीम विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय थी। यह टीम दिन रात काम करती रही ताकि एटम के राज पता चल सके। उनकी मेहनत और समर्पण ने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा हथियार बना डाला जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। यह हथियार विज्ञान की शक्ति का प्रतीक बन गया। इससे पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस बम ने युद्ध और शांति की परिभाषा को बदल दिया। ओपेनहाइमर की कहानी फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब बनने की कहानी खुशी और गम दोनों से भरी है। यह कहानी विज्ञान और मानवता के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। जब उन्होंने पहला एटम बम फटते देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। यह दुख उनके अंदर गहरे तक बैठ गया। उन्होंने गीता का एक श्लोक याद किया, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसार का विनाशक। यह श्लोक उनके मन की स्थिति को दर्शाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि साइंस की खोज के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यह जिम्मेदारी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, खासकर तब जब साइंस में इतनी ताकत हो कि वो दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। विज्ञान की शक्ति का सही उपयोग ही मानवता के लिए लाभकारी हो सकता है। एटम बम, जो बहुत ही खतरनाक हथियार है, वो परमाणु विखंडन से ऊर्जा लेता है। यह प्रक्रिया विज्ञान की अद्भुत खोजों में से एक है। इस प्रक्रिया में एटम के बीच का भाग टूट जाता है। यह टूटना ऊर्जा की विशाल मात्रा को मुक्त करता है। जब एक एटम टूटता है तो वो बहुत ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है, जो कि किसी भी बम से ज्यादा होती है। यह ऊर्जा विनाशकारी हो सकती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल जब कंट्रोल में होता है तो वो बहुत बड़ा विनाश कर सकता है। यह विनाश मानवता के लिए एक चेतावनी है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। इन शहरों का विनाश हमें विज्ञान की शक्ति और उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। ओपेनहाइमर और उनकी टीम के काम से परमाणु युग की शुरुआत हुई। यह युग विज्ञान और तकनीक के नए युग की शुरुआत थी। यह एक ऐसा समय था जहां एक तरफ तो साइंस तरक्की कर रहा था और दूसरी तरफ परमाणु बम का डर भी था। यह डर मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उनके बनाए हुए बम ने दुनिया के देशों के बीच के संबंध, युद्ध की रणनीति और इंसानों के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यह बदलाव विज्ञान की शक्ति का प्रतीक था। एटम बम का बनना हमें याद दिलाता है कि साइंस अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। यह हमारे ऊपर है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं और हमें हमेशा शांति और एकता की कोशिश करते रहना चाहिए। यह कोशिश ही मानवता के लिए सबसे बड़ी सेवा है। परमाणु विखंडन का मतलब है कि एक एटम के बीच वाले भाग को तोड़ देना। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण है और यही चीज एटम बम को इतना ताकतवर बनाती है। एटम बम की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह एक ही पल में बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। जब यह होता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह ऊर्जा किसी भी दूसरे बम से कहीं ज्यादा होती है। इस ऊर्जा का स्तर इतना अधिक होता है कि यह किसी भी चीज को नष्ट कर सकती है। इसीलिए एटम बम इतना खतरनाक होता है। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही इसका जीता जागता उदाहरण है।
अगर हमें परमाणु विखंडन समझना है तो पहले हमें एटम को समझना होगा। एटम की संरचना को समझे बिना हम विखंडन की प्रक्रिया को नहीं समझ सकते। हर एटम के बीच में एक छोटा सा भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यह नाभिक एटम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये दोनों कण नाभिक को स्थिर बनाए रखते हैं और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है जो नाभिक को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है जो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और एटम को स्थिर बनाए रखते हैं। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। ये न्यूट्रॉन नाभिक को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब छोटे छोटे कणों को मिलाकर ही परमाणु विखंडन से ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली होती है। कुछ भारी तत्व जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम विखंडनीय होते हैं। ये तत्व विखंडन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम उनके नाभिक पर न्यूट्रॉन फेंकें तो वो टूट सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है और जब ये होता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा और नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। यही परमाणु विखंडन है। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल होती है और ये नए न्यूट्रॉन फिर से दूसरे नाभिक को तोड़ सकते हैं। इस तरह से यह प्रक्रिया एक श्रृंखला प्रतिक्रिया के रूप में चलती रहती है। इस तरह से यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है और बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1930 में जब परमाणु विखंडन का पता चला तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। उन्हें इस प्रक्रिया की शक्ति का अंदाजा नहीं था। उन्हें समझ आया कि एटम में इतनी ऊर्जा है जिससे दुनिया का भला भी हो सकता है और बुरा भी। यह ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली होती है। इससे हमें परमाणु शक्ति मिली जिससे बिजली बनती है। यह बिजली बहुत ही सस्ती और प्रभावी होती है। लेकिन इसी से एटम बम भी बना जो कि बहुत ही खतरनाक हथियार है। यह हथियार बहुत ही विनाशकारी होता है और इसका उपयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। श्रृंखला प्रतिक्रिया का मतलब है कि एक के बाद एक परमाणु विखंडन होता रहे और यही चीज एटम बम को इतना ताकतवर बनाती है। क्योंकि जब एक एटम टूटता है तो उससे जो नए न्यूट्रॉन निकलते हैं वो दूसरे एटम को तोड़ते हैं और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है जिससे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है और इसी से एटम बम का विस्फोट इतना भयानक होता है। मान लीजिए कि बहुत सारे कार्ड एक के बाद एक खड़े हैं। अगर आप पहले कार्ड को गिराएंगे तो वो दूसरे को गिराएगा, फिर वो तीसरे को, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया भी ऐसी ही होती है। जब एक एटम टूटता है तो वो दूसरे को तोड़ता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन यहां फर्क ये है कि एटम बहुत ही छोटे होते हैं और ये प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है। इसलिए श्रृंखला प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि परमाणु रिएक्टर में होता है, वहां इस प्रक्रिया को ध्यान से कंट्रोल किया जाता है ताकि जरूरत के हिसाब से गर्मी और ऊर्जा मिले। लेकिन एटम बम में ऐसा नहीं होता। वहां तो मकसद ही ये होता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हो सके उतनी निकाली जाए। एटम बम बनाने के लिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में विखंडनीय सामग्री हो। अगर ये सामग्री कम हुई तो श्रृंखला प्रतिक्रिया ठीक से नहीं चल पाएगी और बम कामयाब नहीं होगा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। यह प्रोजेक्ट इतना गुप्त था कि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी थी। इसमें अमेरिका और दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले साइंटिस्ट एक साथ आए थे। ये वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों से थे, जिनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग शामिल थे। उनका मकसद था कि जर्मनी से पहले एटम बम बनाना
यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि समय बहुत कम था और दांव बहुत ऊंचे थे। वो नहीं चाहते थे कि हिटलर को यह खतरनाक हथियार पहले मिल जाए। हिटलर के पास यह हथियार होने का मतलब था कि युद्ध का परिणाम पूरी तरह से बदल सकता था। इसलिए ये एक तरह की दौड़ बन गई थी। यह दौड़ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की नहीं थी, बल्कि यह मानवता के भविष्य के लिए भी थी। साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे थे ताकि वो जल्दी से जल्दी एटम बम बना सकें। उनके पास आराम करने का समय नहीं था क्योंकि हर मिनट कीमती था। यह प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट था। इसमें शामिल हर व्यक्ति को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। पूरे अमेरिका में इसके लिए सीक्रेट लैब और फैक्ट्री बनाई गई थी। इन स्थानों को आम जनता से छुपा कर रखा गया था। हर जगह पर बम के एक अलग हिस्से पर काम हो रहा था। यह एक विशाल पहेली की तरह था जिसमें हर टुकड़ा महत्वपूर्ण था। इस प्रोजेक्ट में लाखों लोग काम कर रहे थे और सरकार इसके लिए पैसे खर्च कर रही थी। यह एक राष्ट्रीय प्रयास था जिसमें हर कोई अपना योगदान दे रहा था क्योंकि अमेरिका को यह दौड़ हर हाल में जीतनी थी। यह केवल एक वैज्ञानिक चुनौती नहीं थी, बल्कि यह राष्ट्रीय गर्व का सवाल भी था। चे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो एक बहुत ही होनहार साइंटिस्ट थे, उन्हें इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया गया था। ओपेनहाइमर की नेतृत्व क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें न्यू मैक्सिको स्थित लॉस एलामोस लैब भेजा गया था। यह लैब इस प्रोजेक्ट का मुख्य केंद्र बन गया था। ओपेनहाइमर बहुत ही तेज दिमाग वाले और अच्छे लीडर थे। उनकी नेतृत्व क्षमता ने वैज्ञानिकों को एकजुट किया और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित किया। उनकी वजह से ही सारे साइंटिस्ट एक साथ आए और कामयाबी मिली। उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन ने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। आगे चलकर ओपेनहाइमर को फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाने लगा। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था। यह एक विशाल वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयास था जिसने दुनिया को बदल दिया। यह एक बहुत बड़ा काम था जिसमें हजारों लोगों ने अपना योगदान दिया। हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण था, चाहे वह वैज्ञानिक हो या फैक्ट्री का कामगार। इस प्रोजेक्ट में गोपनीयता बहुत जरूरी थी, इसलिए सब कुछ सीक्रेट तरीके से किया जाता था। हर कदम को सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कामयाबी ने मानव इतिहास को बदल दिया। इसने युद्ध का परिणाम बदल दिया और दुनिया को एक नए युग में प्रवेश कराया। इस प्रोजेक्ट ने परमाणु युग की शुरुआत की और दुनिया को एक नए युग में ला दिया। यह एक ऐसा युग था जिसमें परमाणु शक्ति ने मानवता के भविष्य को आकार दिया।